यस नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। टुडे वी आर गोइंग टू डू लास्ट लेक्चर ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पिछली लेक्चर मैंने आपको कहा भी था कि हम अगला लेक्चर जो करेंगे वो कंपनी लॉ में मेमोरेंडम के चैप्टर का अंतिम लेक्चर होगा। सो टुडे आवर टॉपिक इज ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड इट्स चेंज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में परिवर्तन कैसे होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, कैसे काम करता है ये, और अगर इसको कभी चेंज करना हो तो हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। जरा आगे चलते हैं। सेक्शन 41C के अगर आपको याद हो तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमने शुरू में पढ़ा था जब इनकॉर्पोरेशन कर रहे थे। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेनली क्या लिखा जाता है? The object for which the company is incorporated and any matter considered necessary to fill the objectives। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है वो सबसे बड़ा क्लॉज मेमोरेंडम में माना जाता है। क्यों? क्योंकि किस काम के लिए कंपनी बनी है वो यहाँ पे लिखना जरूरी है। कंपनी क्या क्या कर सकती है वो यहाँ पे लिखना जरूरी है। So the objects to be pursued by the company on incorporation are written। Any object which you want to pursue, आप स्टील बनाना चाहते हैं, आप माइनिंग करना चाहते हैं, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप कंप्यूटर्स में डील करना चाहते हैं, हार्डवेयर बना के बेचना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब वहां लिखना होगा। कंपनी की क्या क्या पावर्स होंगी ये सब वहां पे लिखना होगा। कंपनी इंडिया के भीतर माल बेचेगी, इंडिया के बाहर माल बेचेगी। अगर आपने एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं ली है ऑब्जेक्ट क्लॉज में और अचानक आपको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया तो आप नहीं दे सकते जब तक कि आप ऑब्जेक्ट क्लॉज का अमेंडमेंट ना कर लें। इसलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बताऊं तो कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में 20, 25, 30, 40, 50 ऑब्जेक्ट्स लिखवा देती हैं कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज का चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कंपनी अपनी इमेजिनेशन करती है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, इसकी भी पावर चाहिए, उसकी भी पावर चाहिए। और हाँ, आप इसमें कोई इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं लिखवा सकते, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। This clause is written in detail because this clause gives power to the company to take actions and the company is authorized to do only such acts which are given here। Last line, do only such acts which are written here। सिर्फ वही काम कर सकते हैं आप जो आपने यहाँ पे लिख रखा है। जो यहाँ पे नहीं लिख रखा वो काम अगर करेंगे तो वो अल्ट्रा वायर्स होगा। आज का टॉपिक हमारा अल्ट्रा वायर्स भी है, हम अल्ट्रा वायर्स भी देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर द फॉर्मेट्स ऑफ मेमोरेंडम? कंपनी लॉ ने मेमोरेंडम का फॉर्मेट दिया हुआ है। हर कंपनी को अपने नेचर के अनुसार उसी फॉर्मेट में मेमोरेंडम को बनाना है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 कंपनी एक्ट के शेड्यूल नंबर 1 में ये दिया हुआ है। हर एक्ट में फॉर्म्स के लिए, फॉर्मेट्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए कुछ शेड्यूल दिए जाते हैं। तो शेड्यूल नंबर 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 कंटेन्स शेड्यूल नंबर 1 टेबल A। इफ योर कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर, whether it is a private company, whether it is a public company, whether it is a one person company, you have to adopt table number A as the format for your memorandum। If your company is limited by guarantee, then you will have to adopt table number B, schedule 1 of Companies Act 2013। If your company is limited by guarantee and share, then you will have to adopt table number C to draw your memorandum of association। If your company is unlimited company without share capital, then you have to adopt table number D, schedule 1 for drawing your memorandum। एंड टेबल E, अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल। अब आपको याद होगा कि जब हमने सेक्शन 4 किया था तो उसमें देखा था कंपनियां कितने तरह की होती हैं। अगर आपको क्लियर याद हो तो मैंने बताया था कि सेक्शन 4 में कहा है कंपनियां 3 तरह की होंगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी
एन अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और वही मैंने बताया था कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर है वो बाय इंटरप्रिटेशन आती है और कंपनी लॉ को इसका फॉर्मेट देना पड़ता है। आप देखिए टेबल नंबर सी में कंपनी लॉ ने वही फॉर्मेट दिया है। इज इट क्लियर? Now you come to doctrine of ultra vires. The very important doctrine in company law is doctrine of ultra vires. ऑब्जेक्ट क्लास से इसका सीधा रिलेशन है। अभी अभी आपको सेक्शन 4 के कंटेंट बताए मैंने, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 4 के अंतर्गत जो आपने ऑब्जेक्ट अपने मेमोरेंडम में लिख लिए, कंपनी उन्हीं ऑब्जेक्ट को बनने के बाद पूरा कर सकती है। अगर उससे हट करके आपने कोई काम किया जिसकी इजाजत आपके मेमोरेंडम में नहीं थी, तो वो काम अल्ट्रा वायर्स होगा। एंड माइंड इट, इट इज ए डॉक्ट्रिन, इट्स ए प्रिंसिपल इन लॉ, एंड यू नो मेनी ऑफ द डॉक्ट्रिन्स अंडर लॉ हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय दिस और दैट केस। केस लॉ आए तब डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश हुई। तो पहले जरा इस डॉक्ट्रिन का मतलब समझते हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं, अल्ट्रा वायर्स वर्ड लिखा इंग्लिश में है, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है ही नहीं, ये फ्रेज है। हमने लॉ में, लैटिन में, ग्रीक में बहुत से लॉ के मुहावरे पढ़े हैं, मैगजिम्स हैं, तो ये लिखा इंग्लिश में जाता है, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसकी एक खास मीनिंग होती है। और तभी तो आपने एक किसी पिक्चर में सुना होगा, इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। अब आप देखिए, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लेकिन लिखा इंग्लिश में जा रहा है। जरा इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायर्स? माइंड इट, अभी हम सिर्फ अल्ट्रा वायर शब्द की मीनिंग समझ रहे हैं, डॉक्ट्रिन पे इसके ठीक बाद आएंगे। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड and wires means the power. Ultra means beyond and wires means the power. Therefore, ultra wires means beyond the powers. So, ultra wires means in case of a company beyond the powers of a company. और बताइए कंपनी की पावर्स कहाँ दी हुई होती हैं? कंपनी की पावर दी हुई है मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में। तो आपने ऐसा कोई भी काम किया जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था, तो क्या हो जाएगा? कंपनी की पावर से बाहर। और कंपनी की पावर से बाहर दो तरह के काम हो सकते हैं, बिकॉज द पावर ऑफ ए कंपनी आर डिराइव्ड फ्रॉम इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनी लॉ। तो या तो आपने कंपनी एक्ट के विरुद्ध कोई काम कर दिया, वो तो भाई एक्ट के ही अल्ट्रा वायर्स हो गया, उस पर तो पेनल्टी भी लगनी है। लेकिन मेमोरेंडम के विरुद्ध अगर जाके कोई काम किया तो उसका नतीजा क्या होगा? ये सब्जेक्ट मैटर है किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स मेनली डील्स विद दोज एक्ट व्हिच हैव बीन डन बाय ए कंपनी बाय गोइंग बियॉन्ड द पावर्स डिराइव्ड बाय इट थ्रू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अब समझिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स असल में कैसे काम करती है। Any act done by the company beyond this power is called as ultra vires the company, and mind it, it cannot be ratified even by the whole body of shareholders. It cannot be ratified even by the whole body of shareholders. अब इसकी जरा सा मीनिंग समझिएगा। What is the meaning of this term? It cannot be ratified even by the whole body of shareholders. क्या मतलब क्या है इसका? समझने की कोशिश करिए जरा सा। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपके सामने आ रहा हूं, कैसे ये काम करती है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। फिर से पढ़ा देता हूं। Any act done by the company beyond this power is called ultra vires the company, and it cannot be ratified even by the whole body of shareholders.
just try to understand. Act ultra wires the memorandum of association. For example, XYZ Cloth Limited objects ready-made garments manufacture and sale in India. This is the object. Now see this XYZ Limited 100 shareholders, take 10 crore share capital. Mind it, 100 shareholders, 10 crore share capitals, और इन 100 शेयर होल्डर्स ने मिल करके 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट किया कि आप हमारी कंपनी को चलाइए। मतलब ये 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर्स हैं, जो इन 12 को मैंने बताया है, ये 12 लोग कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करेंगे। कपड़े कहाँ से खरीदने हैं, बनाने हैं, किसको बेचने हैं, किसको नहीं बेचने, ये सब लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और ये काम कर रहे हैं। ठीक है। अचानक इनको क्या हुआ कि एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल गया। एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर ₹1 करोड़। एक इंडिया से बाहर माल खरीदने वाला आदमी को इनको मिल गया और बोला जी 1 करोड़ रुपए मैं आपको दे रहा हूं और आप प्लीज मुझे ये कपड़े बना के सप्लाई कर दीजिए। अब देखिए धंधा क्या है, कपड़े बनाना। ऑर्डर किसका मिला, कपड़े बनाने का ही मिला। धंधा क्या है, बेचना। ऑर्डर किसका मिला, बेचने का ही मिला। लेकिन मेमोरेंडम ने इनकी ज्योग्राफिकल लिमिट को क्या आइडेंटिफाई किया था, इंडिया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला क्या किया कि ये कपड़े बना करके इंडिया के बाहर भेजेंगे। तो चलिए ये इंडिया के बाहर भेजने को राजी हो गए और इन्होंने कोई एजेंट वगैरह पकड़ा, कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी पकड़ी और बोला कि ऐसा है, बिल हम आपके नाम काट देंगे और आप इसको बाहर भिजवा दीजिए। तो ये सेटिंग गेटिंग हो गई और किसी तरह से इन्होंने भेज दिया। 1 करोड़ रुपए आ गए। ₹1 करोड़ सेल रेवेन्यू इज आल्सो ऑब्टेन्ड। अब देखिए बात तो बड़ी अच्छी है कि 1 करोड़ रुपए का सेल भी कर दिया और सेल रेवेन्यू भी आ गया। और कमाल तो ये कि ये फॉरेन एक्सचेंज में आया। कमाल तो ये कि फॉरेन एक्सचेंज में आया। अब जरा उस बात को आप याद कीजिए, अल्ट्रा वायर्स के सिद्धांत को। उसमें क्या कहा गया है, एनी एक्ट डन बाय ए कंपनी बियॉन्ड द पावर्स गिवन टू इट in the memorandum shall be treated as ultra wires and it cannot be ratified by the whole majority of shareholders। अब सवाल आरओसी ने उठाया और सवाल कंपनी के ऑडिटर्स ने भी उठाया कि हाउ कम व्हेन यू वर नॉट ऑथराइज्ड बाय योर मेमोरेंडम फॉर एक्सपोर्ट यू मेड एन एक्सपोर्ट। मेमोरेंडम ने तो आपको पावर ही नहीं दी थी और आप एक्सपोर्ट करने चले गए। ऐसा कैसे कर दिया आपने, क्योंकि आपकी पावर तो इंडिया तक लिमिटेड थी। तब इन्होंने कहा अच्छा ऐसा है तो एक काम करते हैं, हम मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज ही चेंज कर देते हैं। और आपको पता है मेमोरेंडम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। इस कंपनी वालों ने जनरल मीटिंग बुलाई, ये 100 के 100 लोग आ गए चाय और समोसे खाने, और इन 100 लोगों को बोला देखियो भाइयों और उनकी बहनों, सुनो
हमने एक काम कर दिया क्या, 1 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, अब आपकी कंपनी को 1 करोड़ रुपए ज्यादा सेल रेवेन्यू मिला, वो भी फॉरेन एक्सचेंज में मिला। बताओ आप सब खुश हो या नहीं खुश हो? उन्होंने कहा जी बहुत खुश हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दो, 3/4 मेजॉरिटी से पास कर दो, और हम अपने मेमोरेंडम में इंडिया की जगह लिख देंगे होल वर्ल्ड। ओके, और जब होल वर्ल्ड लिख देंगे तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये अल्ट्रा वायरस नहीं रहेगा, ये हमारी कंपनी का ट्रांजैक्शन बन जाएगा। शेयर होल्डर्स ने कहा अरे भैया इतना बढ़िया काम किया है, तुम 3/4 मेजॉरिटी की बात कर रहे हो, हम 100% मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास करके बता रहे हैं कि अब हमारी कंपनी दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है। बहुत अच्छा हो गया। ये आरओसी के पास चले गए। आरओसी ने कहा देखिए आपके शेयर होल्डर्स ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग हुई, रिजोल्यूशन पास हुआ, आपका मेमोरेंडम चेंज होके इंडिया से वर्ल्ड में ट्रांजैक्शन करने का आपको ऑथराइजेशन दे रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये सुन लीजिए, अगर आप ये सोचते हैं कि ये रिजोल्यूशन पास करके आपका ये ट्रांजैक्शन वैलिड हो गया तो ये वैलिड नहीं होगा। ये पहले भी वायर्ड था और अभी भी वायर्ड रहेगा। हाँ, जब आपका मेमोरेंडम चेंज हो जाता है प्रोसीजर के माध्यम से, आपका मेमोरेंडम चेंज हो जाता है, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करो, हमें कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए वहां वर्ड क्या यूज किया गया था, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाई इवन बाई द होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। रेटिफिकेशन वर्ड का मतलब ये होता है कि आपने एक काम कोई कर दिया है, बाद में उसको अप्रूव करवा रहे हैं कि हाँ भाई अब तो हमने कर दिया, अब ऐसा करते हैं कि इसको रेटिफाई कर दो, कि अब इसको अप्रूव कर दो और हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये लीगली अप्रूव हो गया। कंपनी लॉ कहता है नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इसी बारे में बात करती है कि नहीं, अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड था, तो आपकी पूरी जनरल मीटिंग की सारी मेजॉरिटी भी उस काम को अप्रूव नहीं कर सकती। हाँ, रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, उसके बाद आप उस तरह का काम करोगे तो ठीक है, लेकिन रिजोल्यूशन पास होने के पहले आपने जितने भी उस तरह के काम किए हुए हैं ना, वो सब अल्ट्रा वायर्स की डॉक्ट्रिन में शामिल है और उन सब का एक ही नतीजा होगा, वायर्ड। वायर्ड का मतलब ही होता है निष्प्रभावी, अनअफेक्टिव, नॉट अफेक्टिव एट ऑल। अब जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, मैंने यहां आपको सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का छोटा सा एग्जांपल देकर के बताने की कोशिश की है कि वास्तव में इसमें काम कैसे हो रहा है। अब जरा आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आपको थोड़ा बहुत अभी क्लियर होना शुरू हुआ होगा। अभी हम इसके अंदर और जा रहे हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की अंदरूनी बातें आपके सामने आएंगी और आपकी समझ में आता चला जाएगा। लेकिन फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे आप फोन करके पूछ सकते हैं। इधर राइट। तो अब हम इसके बियॉन्ड चलते हैं कि एक्ट डन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी अल्ट्रा वायर्स एंड इट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर। इस स्लाइड पे हमने अभी दूसरा एग्जांपल लिया था, अब आगे चलते हैं। So doctrine of ultra wires was first established in case of Ashbury Railway Carriage Company versus Rish 1875। बाप रे, हमारे आपके पैदा होने के बहुत पहले ये बना था। और मैं आपको बता दूं, ये यूरोपियन केस है, इतना पुराना केस, ज्यूरिस्प्रूडेंस का तो इतिहास ही यही है। बड़े बड़े पुराने केस, 16-17 सेंचुरी के केसेस यहाँ पे लगाए गए। कंपनी लॉ में आपने पढ़े होंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़े होंगे और कई दूसरी जगहों पे पढ़े होंगे आपने। तो कंपनी लॉ में ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बनी कहाँ, एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी वर्सेस रीश 1875 में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें देखिए मूवमेंट कैसे हुई। द फैक्ट ऑफ द केस वेयर एज अंडर
द कंपनी was incorporated with the following objects. एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी के मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्या लिखे थे आप ये देखिए, टू मेक, सेल और लैंड ऑन हायर रेलवे वैगन, रेल का डिब्बा बनाओ, बेचो, किराए पर दो, टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, रेल लाइन बिछाओ और रेल से संबंधित जो आपको ठेकेदारी करनी है वो ठेकेदारी करिए, टू परचेज, लीज, वर्क एंड सेल माइंस, लैंड एंड बिल्डिंग्स। फिर से बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ये इनके ऑब्जेक्ट क्या थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे ही ये केस हुआ है। टू मेक, सेल और लैंड और हायर रेलवे वैगन, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, and to purchase, lease, work and sell mines, land and buildings। बेसिकली देखिए ये एक रेलवे कंपनी थी जिसका काम था रेल लाइनें बनाना, बिछाना, रेल चलाना, डिब्बे बनाना, डिब्बे देना। तो ये बेसिकली रेलवे में इंगेज थी, तो उससे संबंधित जो भी ठेकेदारी का काम था ये करते थे। अब ये केस आगे बढ़ा। पहले तो मैंने आपको बताया कि एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी के मेमोरेंडम में क्या ऑब्जेक्ट था। दिस कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर फाइनेंसिंग, इस लाइन पे जोर दीजिएगा, दिस कंपनी एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन इन बेल्जियम एंड द एग्रीमेंट वाज रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। समझना जरा, ये एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी है और ये रीच है, ठीक है। इसने इनको फाइनेंस करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, रीच को फाइनेंस करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। और ध्यान दीजिएगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अप्रूव भी किया था। बहुत ध्यान दीजिएगा, एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी ने रीच को कहा कि हम आपको पैसे दे रहे हैं और आप क्या करेंगे, रेल लाइन बनाएंगे। फिर बता रहा हूं, रेल लाइन बनाने का काम किसको दिया गया था, रीच को। एशबरी रेलवे कैरिज ने कहा हम आपको फाइनेंस दे रहे हैं, रेल लाइन आप बनाओ, जब इसका पैसा आ जाएगा तो हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, 70-30 कर लेंगे, जो भी रेशियो था हम कर लेंगे। लेकिन एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी ने यहाँ पे किया क्या था, रेल लाइन बनाने के लिए ही रीच को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसकी फाइनेंसिंग कौन कर रहा था, एआरसी। और इस एग्रीमेंट को एआरसी के शेयर होल्डर्स ने अप्रूव भी कर दिया था। इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे करता हूं। After some time, company terminated the contract without completing it। पहले तो पैसे देने का वादा कर दिया, कुछ दिया भी, बाद में पैसे देना बंद कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो जो दूसरी पार्टी थी रीच, उसने कहा भाई साहब आपने पैसे देने का वादा किया था, आप पैसे तो दे नहीं रहे हो, अब आप पैसे दो, और इसके लिए मुकदमा कर दिया। प्लस मेरा जो नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के लेट होने की वजह से, जो मुझे पेनाल्टी लगी है, मुझे तो डैमेजेस भी चाहिए। यहां पे ये डॉक्ट्रिन एस्टेब्लिश होने वाला ऐतिहासिक केस हो गया। ऐतिहासिक केस हुआ ही, और ये इतना ऐतिहासिक केस है, आज भी कंपनी लॉ में इसीलिए पढ़ाया जाता है कि ये बहुत सुरक्षित डॉक्ट्रिन बनी है। फिर से पढ़िएगा, आफ्टर सम टाइम द कंपनी टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंप्लीटिंग इट, the other party sued the company for discharge of contract and asked for damages। Obviously, रीच ने जो बोला कि साहब हमारा कॉन्ट्रैक्ट था पैसे देने का, आप दे नहीं रहे हैं, तो ऐसा है कि हम तो आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। मामला कोर्ट में, माय लॉर्ड, दुहाइयो मालिक, बर्बाद कर दिया भाई ने। पहले तो चले के झाड़ पे चढ़ाया कि तू ठेका ले ले, ठेका ले ले, ठेका ले ले, ठेका ले ले। मैंने ठेका ले लिया, बोला मैं पैसे दूंगा, पैसे दूंगा, पैसे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया। पैसे थोड़े से दिए, फिर हाथ खींच लिया, मैं तो ना इधर का ना उधर का।
अब बताओ मैं क्या करूं? मामला कहां गया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। सुना होगा आपने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में। इंग्लैंड में जब सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो इंग्लैंड की सुप्रीम लीगल अथॉरिटी यही थी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो हमारे यहाँ लोकसभा है उसी तरह की उनके यहाँ सभा है जिसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। जो हमारे यहाँ राज्यसभा है उसी तरह की उनके यहाँ सभा है जिसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कुछ मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई थी कि इंग्लैंड में किसी को सर्वोच्च न्यायालय में अगर आना है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आए। हालांकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ऊपर भी इंग्लैंड में एक कोर्ट था और आज भी है, उसको कहते हैं किंग्स कोर्ट, इंग्लैंड के महाराजा का कोर्ट। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति हैं वैसे अपने वहां पे वो है। तो एनीवे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या डिसाइड किया, डिसीजन पढ़िएगा और उसका रेशनल निकालने की कोशिश कीजिएगा। द कंपनी मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाइन एंड इफेक्टिवली दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। लीजिए, क्यों? जरा बताइए तो, जरा बताइए तो क्यों? जरा बताइए क्यों? Why this was beyond the scope of its object? मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाया था, मैं फिर लेके आता हूं। ऑब्जेक्ट क्या थे? To make, sell or lend on hire railway wagons, to carry on business of mechanical engineer and general contractor, to purchase, lease, work or sell mines, land and building। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि तुम ARC के मेमोरेंडम को पढ़ो। ARC के मेमोरेंडम में कहीं यह लिखा है कि ये कंपनी फाइनेंसिंग करेगी? कहीं यह लिखा है कि ये कंपनी किसी को लोन देगी? दिखाओ कहां लिखा है। ये कंपनी खुद रेलवे वैगन बनाएगी, ठीक है। ये कंपनी खुद रेल लाइन बनाएगी, ठीक है। ये कंपनी खुद स्टेशन बनाएगी, ठीक है। ये कंपनी बिल्डिंग बनाएगी, ठीक है। ये कंपनी ये करेगी, वो करेगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, लेकिन ये कहां लिखा है कि ये कंपनी लोन भी देगी? बैंक नहीं है बाबू। लोन देना तो इसके ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड है, लोन देना तो इसके ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यही कहा कि provide finance for construction of the line is beyond the scope of its object, and if an act is ultra vires, it cannot be ratified by the shareholders। फिर तो सारे शेयर होल्डर मिलकर भी इसका अप्रूवल नहीं कर सकते। तो जो ये फैक्ट था कि जब कंपनी ने लोन देने का एग्रीमेंट किया था उसी टाइम सारे शेयर होल्डर्स ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव भी कर दिया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि दिस अप्रूवल नॉट विद स्टैंडिंग, दिस अप्रूवल इज आल्सो वायर्ड। इस अप्रूवल का कोई मतलब नहीं है, एकदम इररिलेवेंट है, क्योंकि एक्ट के बियॉन्ड आप जा चुके हैं। हाँ, अब जब आपने मेमोरेंडम अमेंड कर दिया उसके बाद आप फाइनेंसिंग का काम करो तो ठीक है, लेकिन मेमोरेंडम अमेंड करने के पहले अगर आपने ऐसा किया तो सारे शेयर होल्डर राजी भी हैं, तब भी आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है ही यही, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी सो दे मे नो द ऑब्जेक्ट इन विच देयर मनी विल बी यूज्ड, to protect the creditors, ensuring that the funds of the company are not diversified for unauthorized activity। देखिए, ये डॉक्ट्रिन दो लोगों के लिए बनी है, बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए और लेंडर्स के लिए। जब आप किसी कंपनी में, मान लीजिए कोई कंपनी कहती है कि हमें आप शेयर का पैसा दीजिए, हम सीमेंट बनाएंगे, मान लीजिए, तो आप पैसा लगाने के पहले क्या देखते हैं कि भाई सीमेंट की मार्केट अच्छी है, इसका स्कोप बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, एक कंपनी आपसे सीमेंट बनाने का पैसा मांग रही है, दूसरी कंपनी आपसे एल्यूमिनियम बनाने का पैसा मांग रही है। तो अब आप अपने ऑप्शंस को डिसाइड करेंगे ना कि मैं सीमेंट कंपनी में पैसा लगाऊं तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़िया आएगा, सेफ रहेगा, या एल्यूमिनियम कंपनी में पैसा लगाऊं। और वहीं पर एक जो है टेलीकॉम की भी कंपनियां हो गई है, वो भी आपसे पैसे मांग रही है। तो अब आप डिसाइड करेंगे ना। मान लीजिए आपने सीमेंट वाली कंपनी में पैसा लगाया,
और कल को वो सीमेंट वाली कंपनी कहते कि जी हम तो टेलीकॉम का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो धोखा है यार, ये तो तुमने बोला सीमेंट के लिए पैसा दो, मैंने सीमेंट सोच के पैसा दिया, अब तुम टेलीकॉम में जा रहे हो यार, एक बार पूछना तो था ना, तुम्हारे मेमोरेंडम में तो टेलीकॉम लिखा ही नहीं था यार, तो तुम मतलब मेमोरेंडम में पहले लिखो तो सही, पहले मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारा ये भी ऑब्जेक्ट है, पहले मुझे बताओ ना कि तुम्हारा ये भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ? अच्छा लेंडर्स को बोला कि जी कर्जा दो सीमेंट बनाएंगे, और बाद में बनाने लगे एल्युमिनियम, तो लेंडर भी बोलेगा यार क्या करने को पैसा दिया और क्या तुम कर रहे हो, है? देखो सुनो, एक फादर और एक सन के बीच में बातचीत हो रही है। सन ने फादर से कहा कि आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, मैं MBA करूंगा। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो फादर ने सन को 5 लाख रुपए दे दिए, तो जाओ बेटा MBA करो, अच्छी बात है। सन पैसा देके चला गया है। अब सन ने किया क्या, ये जो 5 लाख रुपए थे इसने इन्वेस्ट कर दिया बैंक में, और 2 साल के बाद ये इन्वेस्टमेंट हो गया 5.5 लाख। जब फादर ने सन से पूछा कि यार तुमने पैसे तो लिए थे MBA करने के, तुम अब बोल रहे हो कि 5.5 लाख रुपए डैडी आप ले लो। सन का कहना है कि डैडी मैंने आपके पैसे गंवाए नहीं, पैसे बढ़ाए ही है। बोला बेटा मैंने तुम्हें पैसे बढ़ाने के लिए नहीं दिया था, मैंने पैसे तुम्हें पढ़ाने के लिए दिया, पैसे बढ़ाने के लिए नहीं दिए थे, पैसे तुम्हें पढ़ाने के लिए दिए थे। और अगर तुम्हें बैंक में ही पैसा जमा करना था तो पूछते तो मुझसे, तब मैं डिसाइड करता कि जिस पर्पस के लिए तुम पैसा मांग रहे हो वो पर्पस ठीक है कि नहीं ठीक है। MBA करने की बात करके पैसा मांग के गया और MBBS में एडमिशन ले दिया, बताइए। फिर कह रहा है कि पापा डॉक्टर भी तो अच्छे होते हैं। अरे भाई बिल्कुल अच्छे होते हैं डॉक्टर, लेकिन तुम मुझसे पूछते तो सही कि तुम डॉक्टरी के लिए पैसा ले रहे हो, तुमने पूछा नहीं और जो है ऐसा कर गए, ये तो ठीक नहीं है भाई। इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स किसको प्रोटेक्ट करती है। जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप इन्वेस्टर होते हैं, जब आप किसी कंपनी को सामान सप्लाई करते हैं, लोन देते हैं, तो आप क्रेडिटर्स होते हैं। ये डॉक्ट्रिन आपके हितों की सुरक्षा करती है कि आप मेमोरेंडम के जिस ऑब्जेक्ट को पढ़ के पैसा लगाते हैं, कंपनी मजबूर है उसी ऑब्जेक्ट को करते रहने के लिए। हाँ, अगर कंपनी को कोई दूसरा ऑब्जेक्ट करना है तो पहले अपने मेमोरेंडम को चेंज करे, फिर वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाए। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। अब मान लीजिए कि डायरेक्टर्स ने अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन कर ही डाला, तो क्या होगा? अब आप देखिए कि क्या क्या इसके इफेक्ट हैं। एवरी अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शन इज वायर्ड एब इनिशियो। वायर्ड एब इनिशियो का मतलब होता है शुरू से ही निष्प्रभावी है। देन सेकेंड एक्शन इज इंजंक्शन बिफोर एक्शन। अभी आपको समझाता हूं क्या है ये। पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, एक्विजिशन प्रॉपर्टी एसेट दैट इज अल्ट्रा वायर्स, ultra wires contracts, ultra wire torts and no right to sue or be sued। अब एक एक को समझते हैं कि वायर्ड अब इनिशियो का क्या मतलब है। देखिए अल्ट्रा वायर ट्रांजैक्शन कर दिया तो वायर्ड अब इनिशियो का क्या मतलब है। वायर्ड अब इनिशियो तो एस्परी रेलवे कैरिज कंपनी में इस्टेब्लिश किया गया था।
कि the ultra vires act are null and void ab initio, that is such an act is effective from its very beginning. एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी पे क्या किया गया था? एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी ने लोन दे दिया था रीच को। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये लोन आप ये मान लो कि शुरू से ही निष्प्रभावी है। हालांकि कंपनी ने पैसा रीच को दे दिया, लेकिन अभी आपने पढ़ा कि इस पैसे की वापसी के लिए जिम्मेदार कौन है? पर्सनल लायबिलिटी किसकी है? डायरेक्टर्स की, क्योंकि कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन कंप्लीटली वायर्ड एब इनिशियो है। दूसरा, इंजंक्शन बिफोर एक्शन। अटॉर्नी जनरल वर्सेस जीआर रेलवे कंपनी। If a company is about to make a transaction which is ultra vires, then any member of a company may seek an injunction from the court to prevent the company from taking such an action. What is this injunction? Injunction is like stay order. जैसे आपके घर में एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर में आपने किसी को कहा कि भाई जरा चाय बनाओ, वो व्यक्ति चाय बना रहा है, अचानक उसने पूछा हाँ भाई चीनी कहाँ है? आपने इशारा कर दिया उधर देखो, उधर वो पैकेट पे रखी हुई है। उसने वो पैकेट उठाया और वो पैकेट चाय में डालने वाला था कि आप तेजी से चिल्ला पड़े, अरे क्या कर रहे हो, ये चीनी नहीं नमक है, रुको। गलत काम होने के पहले आपने रोक दिया, गलत काम होने के पहले आपने रोक दिया, इसी को कहते हैं इंजंक्शन। हालांकि कानून की दुनिया में ये स्टे ऑर्डर आपको कोर्ट में जाके लाना पड़ता है। तो मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई एक डिसीजन कर रहे हैं और उस डिसीजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी मेंबर को लग रहा है, कंपनी के शेयर होल्डर को लग रहा है कि ये गलत काम करने जा रहे हैं। मेंबर पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलता है कि सर आप लोग गलत काम करने जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है यार हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तुमसे, हैं हम तो ये काम करेंगे। तो दो ही ऑप्शन है ना, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी बात मान ले, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी बात को रिजेक्ट कर दें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी बात को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब बताइए वो मेंबर क्या करेगा? उसको अभी भी लग रहा है कि नहीं ये लोग गलत काम करने जा रहे हैं, हमारी कंपनी बाद में चल के आगे फंस सकती है। तो कहाँ जाएगा वो? कोर्ट में जाएगा कि हुजूर हमारी कंपनी के डायरेक्टर ये गलत काम करने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है गलत है, तो आप ऐसा करिए वो ये काम ना करता है, इसके लिए इसके ऑर्डर दे दीजिए। तो अल्ट्रा वायर एक्ट होने के पहले ये इंजंक्शन आप लेकर के आइए, क्योंकि एक बार हो गया अल्ट्रा वायर एक्ट तब तो वायर अब इनिशियो हो जाएगा, फिर तो कंपनी के लिए वो एक्ट ट्रांजैक्शन रह ही नहीं गया। यहाँ तो ये है कि कंपनी के लिए वो ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायर होने वाला था और उसके पहले आपने कंपनी से कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला करके उस ट्रांजैक्शन को रुकवा दिया। Now, this is very important for any ultra wire transaction, that personal liability of director. जहांगीर मोदी वर्सेस श्यामजी लाधा बाई बॉम्बे हाई कोर्ट के केस में डिसाइड हुआ, फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स the directors are personally responsible to third parties, and if any loss has been incurred by the company due to such act of directors, then director shall be liable to make good the loss to the company. फिर से इसको जरा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। जहांगीर मोदी वर्सेस श्यामजी लाधा बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या डिसीजन आया? फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट द डायरेक्टर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टीज, एंड इफ एनी लॉस हैज बीन इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यू टू सच एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देन डायरेक्टर शैल बी लायबल टू मेक गुड द लॉस टू द कंपनी। ठीक है, पढ़ लिया? थोड़ी देर टाइम और दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से फिर पढ़ लीजिए, फिर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आते हैं और समझाते हैं।
अब आप जरा देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज 3 पॉइंट्स, वाइड अब इनिशियो, इंजंक्शन एंड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। केस में लेता हूं वही एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी वर्सेस रीच। ठीक है, एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी की अगर हम एक सिंपल सी बैलेंस शीट ले लें तो हम देखेंगे कि इनका कैश और बैंक यहां पड़ा हुआ है, कैपिटल यहां पड़ी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी यहां पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या कि इस कैश और बैंक से पैसा निकाल के किसको दे दिया, रीच को। तो ये कैश और बैंक यहां इनकी बैलेंस शीट पे क्या दिखने लगेगा, लोन। मान लो 1 करोड़ का लोन इन्होंने दे दिया एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। ये किया होगा ना, एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी के केस में यही किया होगा कि इन्होंने कंपनी का पैसा उठा के दे दिया रीच को। अब बाद में क्या हुआ, बाद में इसी ट्रांजैक्शन को क्या बोला गया, अल्ट्रा वायर्स। तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा है, वायर्ड एब इनिशियो, मीनिंग thereby ineffective for company, ineffective for company। It means ये ट्रांजैक्शन अगर वायर्ड एब इनिशियो है तो इट विल बी टेकन एज इफ दिस लोन वाज नॉट गिवन एट ऑल। अब यहां बहुत बड़ा पेच है, it will be taken under doctrine of ultra vires that since this transaction is regarded as void ab initio, so this transaction has not happened at all. But in practice you see this transaction has taken place. अब जरा आगे बढ़िए, इंजंक्शन वाले पे आइए। क्या कहा गया, if directors are going to take any ultra vires act, then any member of the company can go to the court and seek a stay order। अब यहां पे जो कैपिटल के मान लो मेंबर थे 1 और 2, 3, मान लीजिए M3 चला गया होता कोर्ट में और बोलता कि देखिए साहब, हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स किसी को लोन देना चाहते हैं और हमारे ऑब्जेक्ट में तो लोन देने के लिए लिखा ही नहीं है, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे हमारी बात, तो आप ऐसा करिए एक स्टे ऑर्डर दे दीजिए जिससे वो लोग रीच को लोन ना देने पाए। तो अगर ये स्टे ऑर्डर आ गया होता, अगर ये स्टे ऑर्डर आ गया होता तो ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं होता ना, फिर तो नहीं हुआ होता, फिर तो ये कैश जो कंपनी के पास था वो कंपनी के पास ही रह गया होता, फिर तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं होता। ये इफेक्ट है इंजंक्शन का, लेकिन ये होता है ट्रांजैक्शन के पहले। यहां सिचुएशन ये हुई कि ट्रांजैक्शन हो गया तो ट्रांजैक्शन तो यहां आ गया वायर्ड अब इनिशियो में। वायर्ड अब इनिशियो मैंने बताया कि कंपनी के लिहाज से ये माना जाएगा कि ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन अब आप प्रैक्टिकली देखिए कि कंपनी के बैंक अकाउंट से ये पैसा निकल चुका है, इसके पास पहुंच चुका है। अब उस तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आइए, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। For ultra wires act, the directors are personally responsible to third party, and if any loss is incurred by the company, then directors will make good the loss to the company also। अब पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स में क्या है, डायरेक्टर शैल पे ₹1 crore टू कंपनी with interest।
एट मार्केट रेट। कंपनी कहेगी वाइड, अब जरा दोनों को मिलाइएगा, वाइड एब इनिशियो और पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। कंपनी का कहना है लुक, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स माई मनी नेवर गोज टू रिच। मैंने तो ये मान लिया कि ट्रांजैक्शन मैंने किया ही नहीं, लेकिन चूंकि मैं एक आर्टिफिशियल पर्सन हूँ, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका रोज का काम तो डायरेक्टर ही देख रहे हैं, तो कहेंगे डायरेक्टर देखो तुमने मेरा पैसा कहीं और लगाया है, अब तुम ऐसा करो मेरा पैसा मुझे दो। अब चाहे कहीं से, चाहे तुम लीज से वापस लो और मुझे दो, चाहे तुम अपनी जेब से दो। और तुम सोचो अगर ये पैसा मेरे बैंक में रहा होता तो ब्याज मैंने कमाया होता बैंक में, अगर ये पैसा मेरे ऑब्जेक्ट वाले धंधे में लगा होता तो उसका फायदा मुझे मिला होता। तो जितना भी मार्केट रेट पे नुकसान हुआ है उतना कौन भरेगा? डायरेक्टर्स। तो अब ये जब तीनों पॉइंट्स को मिला के आप पढ़ते हैं तब आपकी समझ में आ जाता है कि या तो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के पहले इंजंक्शन ले लो, जो कि अगर कोई समझदार मेंबर रहेगा तभी ले सकते हैं, नहीं तो ट्रांजैक्शन वाइड एब इनिशियो होगा। और चूंकि कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन इनइफेक्टिव है बट फिर भी प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो उस ट्रांजैक्शन से हुए नुकसान की भरपाई करने का जिम्मेदार कौन होगा? डायरेक्टर। जानते हैं क्या हुआ? एक लड़की की शादी उसके माँ बाप ने तय कर दी, वो नहीं करना चाहती थी, जबरदस्ती कर दी, और फिर कुछ दिनों के बाद तलाक हो गया। अब वो लड़की अपने माँ बाप को दोषी ठहराएगी कि नहीं? देखो मैं पहले ही कह रही थी कि वो लड़का मेरे लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तुमने जबरदस्ती बता दिया, अब तुम जिम्मेदार हो। यही चीज है यहाँ पे। वाइड एब इनिशियो हुआ तो जिम्मेदार कौन? डायरेक्टर। यही मैं आपसे कह रहा था। अब इसके आगे चलते हैं। इसी स्लाइड पे हम रुके हुए थे, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स वाले पे। अब इस पर्सनल लायबिलिटी वाले डायरेक्टर की स्लाइड से आगे चलते हैं और आते हैं एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ असेट दैट इज अल्ट्रा वायर्स। If the money of the company is spent in acquisition of a property, but MOA of the company does not contain any object of acquisition of property, then it becomes Ultra Vires Act. But even then the company can protect the property because it represents its money. ये बहुत सिंपल है। मान लीजिए कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कंपनी कोई जमीन जायदाद नहीं खरीदेगी, प्रॉपर्टी नहीं देगी, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी के बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए निकाल के बिल्डिंग खरीद डाली, जिसने बेचा उसको 1 करोड़ रुपए दे भी दिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बिल्डिंग कंपनी की प्रॉपर्टी है? कंपनी ना कहता है कि भैया मेमोरेंडम में बताओ कि क्या कंपनी को प्रॉपर्टी एक्वायर करने की इजाजत है, तो पता चला कि नहीं, ये इजाजत तो नहीं है। लेकिन हुआ क्या, कंपनी के खाते से तो 1 करोड़ रुपए निकले और बिल्डिंग में लगाए गए। कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टर्स को बोलेगी कि जब तक मेरे 1 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में दोबारा नहीं आ जाते, इस बिल्डिंग पे ताला किसका बंद होगा? कंपनी का। हालांकि कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन वाइड एब इनिशियो है, लेकिन चूंकि पर्सनल लायबिलिटी डायरेक्टर्स की है
तो मुझे सबसे पहले मेरा 1 करोड़ रुपया ला के दो, फिर इस कंपनी ने अपना ताला जो डाला हुआ है तब कंपनी खोलेगी। मतलब क्योंकि आपने कंपनी का पैसा, जो कंपनी का पैसा था वो किसमें इन्वेस्ट कर दिया? प्रॉपर्टी में। नाउ दैट प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटिंग द कंपनीज मनी। तो जब तक मुझे मेरा पैसा मिल नहीं जाता तब तक मैं इस बिल्डिंग से अपना अधिकार छोड़ने वाली नहीं हूं। अब आते हैं चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। प्रोसीजर क्या है? और प्रोसीजर आपको पता है, अब तो आपको इतने प्रोसीजर पता है कि आप मुझे बता सकते हैं, अरे भाई मेमोरेंडम चेंज करना है ना, एक जनरल मीटिंग बुला लो। किसकी? शेयर होल्डर्स की। वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दो। किस मेजॉरिटी से? 3/4 मेजॉरिटी से। बात तो सही है ना, 75% मेजॉरिटी से स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। और चूंकि मेमोरेंडम में चेंज होना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास होगा और जनरल मीटिंग ही कर सकती है। अब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया। अब आपने कितनी बार पढ़ रखा है कि स्पेशल रिजोल्यूशन किसको सबमिट करना है? आरओसी को। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर आपने सबमिट कर दिया। तो जब आपने सबमिट कर दिया तो क्या सबमिट किया है? देखो साहब, हमने अपना मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज किया है। तो देखिए रिजोल्यूशन के साथ आपको और क्या सबमिट करना पड़ेगा? पुराना मेमोरेंडम, नया वाला मेमोरेंडम। कि देखो साहब, पुराने वाले में ये था कि हम स्टील बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। नए वाले में ये हम स्टील भी बनाएंगे और सीमेंट भी बनाएंगे। लीजिए, नया वाला भी सबमिट कर दीजिए उनको। ठीक है, रिजोल्यूशन के साथ। रजिस्ट्रार क्या करेगा? रिजोल्यूशन को रजिस्टर करेगा और मेमोरेंडम को अमेंड कर देगा। मतलब नए वाले मेमोरेंडम में स्टील के साथ साथ सीमेंट बिजनेस भी करने की आपको इजाजत मिल जाएगी। ये सिंपल सा काम करना है और आपको चेंज करने करके सर्टिफिकेट दे देंगे। देखिए सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाला नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोबारा तभी मिलता है जब आप नाम चेंज करते हैं। बाकी किसी केस में सर्टिफिकेट दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट वो वाला नहीं है, इनकॉर्पोरेशन वाला नहीं है। ये आपको लिखित में एक सर्टिफिकेट होगा। किस बात का सर्टिफिकेट होगा? ये समझिएगा कि दिस सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर अल्टरेशन हैव बीन कंप्लाइड विद। अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। तो रजिस्ट्रार साहब सेटिस्फाई हैं कि आपकी कंपनी के उद्देश्यों को परिवर्तित करने के जो भी फॉर्मेलिटी थी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना, मीटिंग बुलाना, 3/4 वोटिंग करना, सब हमने देख लिया। नया पुराना मेमोरेंडम सब हमने देख लिया, सब सही है। अब आप अपने घर जाइए और सुखी रहिए, नया काम करिए। और अब हम क्या करें भाई साहब? हम भी तो वही काम करेंगे, हम भी तो वही काम करेंगे। हम भी अपने घर जाएंगे, आप भी अपने घर पे रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना के लॉकडाउन को खत्म होने की दुआ करते रहिए और अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिए जिसका नाम है क्या? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हमने यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डिस्कशन को खत्म किया। मेमोरेंडम अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज खत्म हुआ। कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।